भरतपुर गांव भारत का सबसे सुदूर और पिछड़ा गांव है। इस गांव में हर सुविधाएं सबसे देर में पहुंचती हैं। सरकारी अस्पताल भी यहां से 35 किलोमीटर दूर है। जब भी कोई बीमार पड़ता तो उसे दवा के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। अस्पताल जाने वाले रास्ते में बहुत ही घना जंगल पड़ता। बहुत लोगों की तो अस्पताल जाते समय इसी जंगल के बीच रास्ते में ही मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग बीमारी से मरे और कुछ कहते हैं कि इन लोगों को भूतों ने मारा। लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूतों का गांव है और भूत लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपना गुलाम बनाकर अपने गांव में ले जाते हैं और उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। भरतपुर गांव के एक प्रधान लाल बहादुर का लड़का शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आता है। पापा, मैं अपने गांव में हॉस्पिटल बनाऊंगा। बीमार होने पे लोग बहुत दूर जाते हैं। मैं गांव में ही लोगों का इलाज करूंगा। वाह बेटे वाह, तुमने ये काम करके मेरा और अपने गांव का मान बढ़ाया है। क्लिनिक के लिए जितने पैसे की भी जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा। अपने पिता से इतना सहयोग पाकर मुकेश खुश हो जाता है और अपना क्लिनिक बनवाने लगता है। 2 महीने में क्लिनिक बनकर तैयार हो जाता है। हवन पूजन करवाने के बाद मुकेश का क्लिनिक शुरू हो जाता है। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। मुकेश और प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं। प्रधान जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपने बेटे को हम सबकी मदद के लिए गांव में रखा और क्लिनिक खोला। अब हम सबको 35 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये तो मेरे बेटे की महानता है जिसने गांव के लोगों की सेवा करने का फैसला किया। अब मुकेश का क्लिनिक जोर शोर से चलना शुरू हो जाता है। गांव के लोग बीमारी की हालत में भी खुशी से क्लिनिक आते हैं। भैया, आपने हम सबको बीमारी और शैतान दोनों से बचा लिया। मुकेश को शैतान वाली बात बड़ी ही अजीब लगी। वो पहले भी ऐसी बातें सुन चुका था कि अस्पताल जाते समय जो जंगल पड़ता है उस जंगल के अंदर शैतानों का गांव है और शैतान लोगों की आत्मा को कैद करके ले जाते हैं। इतना सोचते ही मुकेश एकदम से बोल पड़ता है, अरे क्या बात करते हैं चाचा जी? शैतान भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं भैया, जितने लोग भी मरे हैं सब लोग जंगल के बीचों बीच मरे हैं। शैतान ने ही सबको मारा है और उनकी आत्मा को कैद करके ले गया है। आप भी कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? कोई भी शैतान की वजह से नहीं मरा। जितने भी मरे हैं सारे के सारे बीमारी की वजह से मरे हैं। ये खबर जंगल के शैतानी गांव में पहुंचती है। सरदार, भरतपुर गांव के लोग अब जंगल के रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि उस गांव में एक डॉक्टर आ गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाओ और जाकर उस डॉक्टर को अपने बस में करके ले आओ। 2 शैतान भरतपुर गांव में आते हैं और मुकेश को उठाकर शैतानी गांव में ले जाते हैं। मुकेश को शैतानों के मुखिया के सामने खड़ा किया जाता है। मुकेश डर की वजह से कांपता है। तू तो कह रहा था कि कोई शैतान और भूत नहीं होता, तो अब क्यों कांप रहा है? अब मैं तुझे मारूंगा और शैतान बनाकर अपने बीमार शैतानों का इलाज करवाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मुझे अपने गांव वालों का इलाज करना है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बीमार शैतानों का इलाज बताना होगा। मुकेश सोचता है कि यही एक तरीका है जिससे मैं जिंदा रह सकता हूँ और उसके बाद वो शैतानों के मुखिया को इलाज बताता है और शैतानों का मुखिया अपने शैतानों का इलाज करने लगता है। और इधर गांव में हाहाकार मच चुका है कि जंगल के शैतान मुकेश को उठा ले गए हैं। सब लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मेरा नाम राजेश है, मैं शहर से आया हूँ। मैं शहर में एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वही इन शैतानों से लड़ सकते हैं, लेकिन उनको बुलाना पड़ेगा। अरे भैया जल्दी बुलाइए बाबा को, चाहे कितना पैसा लगे मैं दूंगा। अरे प्रधान जी, तांत्रिक बाबा कोई पैसा नहीं लेते, वो तो बस सबकी भलाई करते हैं। राकेश तांत्रिक बाबा को शहर से बुला लेता है। तेरे गांव वालों ने मुझे मारने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है।
देखता हूँ कितनी ताकत है तांत्रिक में। पहले तांत्रिक को मारूंगा, फिर तुझे और फिर तेरे गांव वालों को। तांत्रिक बाबा राजेश गांव के प्रधान और गांव के लोगों के साथ शैतानों के जंगल की तरफ जाते हैं। शैतानी गांव के किनारे पहुंचकर तांत्रिक बाबा अपना आसन लगाकर बैठ जाते हैं। तांत्रिक तू आ ही गया, अब तू नहीं बच पाएगा। शैतान एक बड़ा सा पत्थर तांत्रिक बाबा के ऊपर फेंकता है, लेकिन तांत्रिक बाबा को कुछ नहीं होता। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। पढ़ ले तांत्रिक, जितना चाहे मंत्र पढ़ ले, मुझे नहीं मार पाएगा। शैतान तो क्या समझता है अपने आप को, अभी तेरी औकात बताता हूं। ये ले। इतना कहकर तांत्रिक बाबा कमंडल का जल शैतान के ऊपर फेंकते हैं। जल पड़ते ही शैतान धो धो कर जलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी शैतान जलकर मर जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुकेश भूतों के गांव से बाहर आता है। मुकेश को सही सलामत बाहर आता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हैं। अविनाश अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए जाता है। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वो स्कूल के छात्रावास में रहने लगता है। अविनाश पढ़ने में बड़ा ही तेज लड़का था, हमेशा पढ़ता रहता था, जिसे देखकर घूमने वाले छात्र उससे जलते थे और धीरे धीरे 2-4 बदमाश छात्र मिलकर उसकी रैगिंग करने लगे। एक दिन अविनाश छात्रावास से बाहर किताबें खरीदने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो चौराहे के पास पहुंचा, चारों बदमाश छात्र उससे मिल गए। अरे अविनाश, कहाँ जा रहे हो? यार आज तो संडे है, चलो पार्टी करते हैं। तुम भी हम लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो जाओ, खूब मजे करेंगे भाई। अविनाश उनके साथ आकर टेबल पर बैठ जाता है। चारों खाने पीने की चीजें आपस में बांटते हैं। भाई अविनाश, और कुछ लोगे? नहीं यार, मुझे किताबें खरीद के पढ़ने जाना है। अरे दिन भर पढ़ते रहना, ये भी कोई बात हुई? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसी क्या जल्दी है भाई, बिल का तो पेमेंट करते जाओ। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसके बदले तुम्हें और भी कुछ करना पड़ेगा। तुम हॉस्टल चलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। अविनाश किताब खरीद कर हॉस्टल में जाकर पढ़ने लगता है। चारों लड़के आते हैं और अविनाश को मार देते हैं और मारकर उसकी लाश को छात्रावास के सामने ही मिट्टी में खोद कर दबा देते हैं। अविनाश के छात्रावास से गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। छात्रावास में पुलिस आती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। राकेश छात्रावास में सोया हुआ है, उसके साथ उसके तीनों दोस्त भी हैं। और अचानक 12 बजे रात को कमरे में लाल रंग के बल्ब जलने लगते हैं, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, यार ऐसा बल्ब तो हमने आज तक अपने कमरे में लगाया ही नहीं, फिर ये बल्ब लाल रंग के क्यों जलने लगे? अच्छा, लगता है चपरासी ने बदल दिए हैं। अभी बल्ब के बारे में चारों सोच रहे थे कि कमरे में धूल भरी तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवाओं के बीच राकेश गायब हो जाता है। अविनाश राकेश को लेकर बाथरूम में पहुंचता है। अरे तुम यहाँ, मैंने तो तुमको मार दिया था। सिर्फ तुमने ही नहीं, उन तीनों ने भी मुझे मारा है। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अविनाश राकेश को मारकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन बाथरूम में राकेश की लाश पाई जाती है, जिसे देखकर उसके तीनों साथी डर जाते हैं और वो लोग जब पढ़ने के लिए किताब को पलटते हैं, लेकिन किताब के सारे अक्षर गायब रहते हैं। खून से किताब पर लिखा होता है, अब तुम लोग भी मारे जाओगे। और सुबह पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा को सारी बात बताते हैं कि हमारे दोस्त राकेश को किसी ने बाथरूम के अंदर मार दिया है। उसके बाद पुलिस छात्रावास में आती है, छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगता। आपके छात्रावास में 2 लड़के मारे जा चुके हैं। आपके स्टाफ के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप भी अपने स्तर से इस बात का पता लगाइए और जो भी सूचना हो थाने में आकर हमें दीजिए। ठीक है, चलते हैं हम। ठीक है, अब मैं जाकर सभी को सतर्क कर देता हूं। प्रधानाचार्य छात्रावास के सभी बच्चों को सावधान कर देता है।
और उनसे कहता है कि जैसे ही तुम लोगों को कुछ भी पता चले 112 नंबर पर फोन लगाकर पुलिस को सूचित करो। अब राकेश भी अविनाश के साथ भूत बन जाता है। अब दोनों मिलकर उन तीनों दोस्तों को मार देते हैं। तीनों के कमरे से हाथ में खून से सना हुआ चाकू लिए हुए छात्रावास का गार्ड बाहर निकलता है, जिसे पुलिस पकड़ लेती है। थाने में गार्ड का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और एकदम से वह अविनाश बनकर खड़ा हो जाता है। मैंने ही सबको मारा है। मैं गार्ड के शरीर में प्रवेश कर गया था। राकेश को मैंने ही मारा, लेकिन इन तीनों को मारने के लिए मेरी आत्मा को गार्ड का सहारा लेना पड़ा। अब मेरा बदला पूरा हुआ और मेरी आत्मा मुक्त हो गई। इसमें गार्ड की कोई गलती नहीं है। इतना कहकर अविनाश गायब हो जाता है और पुलिस गार्ड को छोड़ देती है। दिल्ली हरियाणा जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक ऐसी जगह है जहां रात को ड्राइवर अपनी गाड़ी पार करने से डरते हैं। वहां 10 बजे रात के बाद गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कभी कभी तो बसों का ऐसा हादसा हुआ कि बस के परखच्चे उड़ गए और बहुत से यात्री अपना दम तोड़ दिए। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे किसी एक्सीडेंटल आत्मा का हाथ है, जो अक्सर ही वहां दुर्घटना करवाती है। हाईवे के उसी सुनसान रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने अचानक एक औरत ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक ड्राइवर उसके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाता है। वो औरत हाथ देकर कहती है, भाई साहब, हाईवे पर ही 10 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है। मुझे वहां पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, आकर बैठ जाइए। औरत गाड़ी पर आकर बैठ जाती है और कहती है, भैया तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो। लगता है तुम ड्राइवर नए हो। एक तो मैंने आपको गाड़ी पर बैठाकर गलती की और आप मेरे ही बारे में गलत बोलती जा रही हैं। अरे इतना ही डर है तो मैं गाड़ी रोक देता हूं, आप उतर जाइए। उतरने की बात करता है? अगर मैं ट्रक से नीचे उतरी तो तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं ट्रक चलाना जानती हूँ। आगे हाईवे का घुमावदार मोड़ है, जिसे मौत का मोड़ कहते हैं, जहाँ नए ड्राइवर्स का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर तुम अपनी और मेरी जान की भलाई चाहते हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो। जब मैं मौत का मोड़ पार कर लूंगी तब तुम गाड़ी चलाना। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मौत के मोड़ पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो आप ही गाड़ी चलाइए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो औरत जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ती है, गाड़ी हवा से बातें करने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे इतनी तेज गाड़ी तो मैंने कभी नहीं चलाई। अभी अपना मुंह बंद रखो, सामने मौत का मोड़ आने वाला है। ड्राइवर चुप हो जाता है और सामने से आते हुए ट्रक को औरत देखती है। उसके बाद उसमें इस तरह टक्कर मारती है कि वो पलटकर हाईवे पर गिर जाता है और उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मर जाते हैं। जब ट्रक ड्राइवर वो दुर्घटना होते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मैडम जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। हाईवेज पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। मौत का मोड़ जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, हादसे होते जाएंगे और इसीलिए मैंने तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटाया, वरना तुम चलाते तो अब तक हम मारे जाते और वो ट्रक निकल गया होता। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो इस मौत के मोड़ पर बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मार के उन्हें गिरा देती, लेकिन मेरी गाड़ी का बाल भी बांका नहीं होता। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना तुम और गाड़ी दोनों गायब हो जाते। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप बैठो, मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश मत करो। एक तो ये रास्ता उबड़ खाबड़, दूसरी तरफ ये घुमावदार मोड़ और तीसरी तरफ तुम। कहने को तो ये हाईवे है, मगर इस पर भी बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी को क्या फिक्र है? गाड़ी पलटती है, ड्राइवर गिरते हैं, गिरने दो। मैडम 10 किलोमीटर तो पार कर गए, आपका गांव तो कब का जा चुका है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही, उसका भी ड्राइवर नया है। देखो कैसे चला रहा है।
अब इस मौत के मोड़ के रास्ते पर उसको मरना ही पड़ेगा। जिसको गाड़ी ढंग से चलाने नहीं आती उसे मरना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सामने से आने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा देती है। ड्राइवर आश्चर्यचकित रह जाता है। देखो, ये भी गया। आज की दुनिया में तुम लोगों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसलिए मैंने दोनों ट्रकों को जानबूझकर टक्कर मारी। अगर वो नहीं मरते तो हमें टक्कर मार के मार देते। इसलिए कभी कभी दूसरों को मारना जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ड्राइविंग के अलावा आप बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानती हैं। मैंने भी तो आपको जानबूझकर ही बैठाया है। मैं जानता हूं हाईवे पर मौत के मोड़ पर दहशत फैलाने में आप ही का हाथ है। मैडम, मैंने इसीलिए आपको अपनी गाड़ी पर बैठाया है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका खेल खत्म कर दूं। मेरे अंदर भी एक औरत छिपी हुई है, ये देखो। और उसके बाद औरत चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और वह ड्राइवर की गर्दन में अपना दांत गड़ा देती है। लेकिन ड्राइवर किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी से कूद जाता है और चुड़ैल को दौड़ाते हुए जंगलों के बीच ले जाता है। और कुछ देर के बाद ड्राइवर जंगल में एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकता है। वहां की सीढ़ियों पर चुड़ैल चढ़ नहीं पाती। ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है और मंदिर के ऊपर टंगी हुई घंटी को तोड़ लेता है और उसी से मारकर हाईवे की चुड़ैल का अंत कर देता है।